आज के टॉपिक को बहुत ही ईज़ी तरीके से समझेंगे कि भाई आज का टॉपिक क्या है। इसको बहुत ईज़ी करके तुम्हें समझाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस और लॉज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट से भी हम मिलने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है, पहले ये बात समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है या ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस का, फिजिक्स के अंदर वो तुम्हें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है। उसके ऊपर डिटेल में तुम पढ़ोगे तो मैं सलाह दूंगा कि फिजिक्स का वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में वो चैप्टर इनको तंग करता है, क्योंकि वो चैप्टर आलू की तरह है कि हर जगह यूज होगा कैलकुलेशन के अंदर। तो डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है, मैं आपको यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा। यूनिटरी मेथड क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको समझ आएगा। यूनिटरी मेथड होता क्या है, बचपन से करते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट बॉल की मैं बात करूं, तो एक एक जो क्रिकेट बॉल है वो समझ लो 10 रुपए की आ रही है। तो मैं आपसे पूछूंगा 20 बॉल भाई कितने की आएगी। तो आप 20 बॉल क्या करोगे, एक बॉल अगर 10 की आई तो 20 बॉल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका 200 रुपये आ जाएंगे। इतना ईजी है, आप ये कर लेते हो। इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए भी आप यही सेम चीज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक टी शर्ट है, और ये मैंने मैंने कहा कि 5 टी शर्ट मेरे को 900 रुपये की पड़े। कितने के पड़े, 5 टी शर्ट 900 रुपये के पड़े। तो मुझे बताइए 3 टी शर्ट कितने के पड़ेंगे। तो पहले तो आप एक टी शर्ट का रेट निकालोगे, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले हम एक टी शर्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 5 टी शर्ट 900 रुपये का पड़ रहा है। हाँ जी, तो मैं एक टी शर्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 900 को 5 को इधर आ जाता है तो 5 नीचे चला जाएगा। ये एक टी शर्ट की वैल्यू होगी 900/5, यानी कि 900/5। अच्छा, एक टी शर्ट की वैल्यू इतनी है, तो 3 की कितनी होगी, 900/5 × 3। इसको आप करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 9 3 जा 27 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 540 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारा टी शर्ट है, 3 टी शर्ट का रेट आपको पता लग गया। सेम है जैसे करोगे कि इंच, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि मुझे बताओ 3 इंचेस में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं एक ही इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो पता होना चाहिए। तो एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो एक इंच का पता लग गया। 3 इंच के लिए क्या करोगे, 3 इंच इज इक्वल्स टू 3 2.54 सेंटीमीटर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर्स में आएगी। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। बस इतना ही इस टॉपिक में आपने देखना था। अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझना है। नोट्स इसके आपने नहीं बनाने थे पिछले वीडियो में, आई होप देख के आए होगे। उसके नोट्स जैसे बताए थे वैसे बनाने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के नोट्स बनाने हैं, उनके रूल्स लिखने हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालनी है आपने। अब क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा, पहले हम समझते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। यानी कि जो केमिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करते हैं, तो वो कौन से लॉज फॉलो करते हैं वही हम देखने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आई कि भाई जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन कौन से लॉज को फॉलो करके केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कौन से लॉज को फॉलो कर रहे हैं वही हम देखने जा रहे हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ लॉज देखने पड़ेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर सेकंड लॉ है हमारा लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देन थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद आएगा हमारा गे-लुजैक्स लॉ, और उसके बाद आएगा हमारा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है जी, एवोगैड्रो लॉ के बाद एक थ्योरी देखेंगे जिसको हम उस थ्योरी को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो एंटोनी लेवॉइजर ये साइंटिस्ट है, इसने क्या दिया, इसने लॉ दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आपने लिखना है हेडिंग डाल के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई मैटर है, जैसे पेन है, तो ना इसको आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम बोलोगे सर मैं अभी जला दूंगा इसको, ये खत्म हो जाएगा। या तो मैं जाऊंगा किसी फैक्ट्री में पेन बन रहा है, वीडियो बना के ले आऊंगा, देखो सर पेन को तो हम बना रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा। इसने क्या बोला, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसको कभी क्रिएट नहीं कर सकते आप। मेरी बात समझ रहे हो, ये जो मैटर है इसको आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप बोलोगे मैं इसको जला दूंगा, बट जब आप जलाओगे तो इसको खत्म तो हुआ नहीं। इसका जैसे प्लास्टिक है वो जल के किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, और इसके कुछ रिमेन्स रह जाएंगे और बाकी अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होगा। तो रहा तो प्लास्टिक अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ये जो पेन है ये जल के दूसरा फॉर्म ले लेगा। अब वो पेन नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा, पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट में रहेगा, या तो गैसेस के फॉर्म में या रेसिड्यू के फॉर्म में। यानी कि हम किसी मैटर को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में बस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या उनको चेंज करवा सकते हैं। ये क्या कहता है? दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवॉइजर इन 1789। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बता याद रखना एंटोनी लेवॉइजर है। लॉ आपको याद होना चाहिए, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. He performed careful experiment study for the combustion reaction for reaching to the above conclusion. This law formed the basic for several लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। मतलब ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाली केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि हम जो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करते हैं वो इसी लॉ के बेस पे करते हैं। इनफैक्ट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय लिवॉइजर। यानी कि वही बोल रहा है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, वहाँ पे बैलेंसिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में भी उतना मास होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी उतना मास होना चाहिए, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं हम। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। नहीं समझ आया तो तुम्हें एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो, जैसे ये N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके NH3 बना रहा है। तो आप कहोगे कि भाई ये रिएक्शन दे रखी है और ये बैलेंस तो है नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो मैं इनका मासेस निकालूंगा। अगर ये बैलेंस नहीं है और इनके मास में निकालना चाहूँ, तो अगर आपको मास निकालने नहीं आता, एटॉमिक मास नहीं निकालने आता, तो पहले तो आपको लर्न करने पड़ेगा 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उसकी वीडियो आपने जाके यूट्यूब पे मेरे पड़ी हुई है, देख लेना है और उस ट्रिक से आपने लर्न करना है। तो नाइट्रोजन का मास होता है हमारा 14, और है कितने नाइट्रोजन? 2 हैं, तो 14 टू जा इज 28। इसका मास कितना होगा? 28। हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितने? 2, तो इसका 2 ग्राम हो गया। ठीक है जी। और रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन का 14 और 14 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है पर है 3, तो 14 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? हमारा 17 ग्राम। बट आप देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? 28 और 2 कितना होता है? 30, और इधर 17, यानी कि इधर दोनों साइड सेम वेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन कर दूंगा। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पे 3 कर दूंगा। अब दोबारा से इस रिएक्शन को लिखेंगे। ये नाइट्रोजन कितना था? 28 ग्राम, मैंने लिख दिया। प्लस ये हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है, 2 और 2 3 जा 6, यानी कि ये 6 ग्राम हो गया। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका मेरा 17 ग्राम आया था, एक अमोनिया, ये पूरा अमोनिया कहलाता है। 17 आया था, 17 टू जा कितना होगा? 17 टू जा करके देख लीजिए, 7 7 7 14, 1 3 के 3, यानी कि 34 आ रहा है, 34 ग्राम। अब आप चेक करो, 28 और 6 कितने होते हैं? 8 4 8, 28 और 6 34, और इधर भी 34। अब ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है, और ये कौन सा लॉ फॉलो किया हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हम इन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो आपके आंसर भी गलत आएंगे। समझ आया अब मेरे को? तुमको समझ आया कि नहीं आया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी रिएक्शन में फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना रिजल्ट्स आपके गलत आएंगे। और रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। नोट बना के लिख लो। नोट ये है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। और किसने दिया था? एंटोनी लिवॉइजर नाम का ये बंदा था, इसकी शक्ल देख लो। ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये आपने लिख लिया। अब इसके साथ वो जो एग्जांपल लिखवाया वो भी लिख लेना आपने। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ये जोसेफ प्राउस्ट है, इन्होंने ये डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ दिया था। इस लॉ में कहते क्या है? अब ये लॉ का ये डेफिनेशन लिख के, ये लॉ का डेफिनेशन वो लिख लेना, डेफिनेशन। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्ट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि ये कह रहा है, अगर कोई गिवन कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड में आ गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट H2 आ गया, हमारा CO2 आ गया, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। अभी तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा जब मैं डिटेल में बताऊंगा। प्राउस्ट वर्क विद 2 सैंपल ऑफ क्यूपरिक कार्बोनेट्स ऑन विच ऑफ वॉज नेचुरल ऑरिजिन। अच्छा ये छोड़ो, ये तो इससे इस वाले एग्जांपल से नहीं समझ आएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो चलिए अपना वाला एग्जांपल उठाते हैं।
पानी का एग्जाम्पल लेंगे, पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखोगे H2 प्लस O2 मिलके क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया, पानी बन गया। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मुझे तो नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूँगा, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन 2 करूँगा। तो ये 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और ये हो गए। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप बोलोगे तो केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग पे भी वीडियो बना दूँगा, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि 10वीं क्लास पास करके आ रहे हो तो बैलेंसिंग तो आती होगी, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। अब ये कह रहा है ये जो वाटर है, ये आप नाले से लेकर आओ, फ़िल्टर में से अपने लेकर आओ, कुएँ से लेके आओ, नदी, झील, झरना कहीं से भी लेके आओ, वाटर के अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, वो 2 ग्राम रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम रहेगा, यानी कि 2:16 के अंदर प्रेज़ेंट रहेंगे। इसको कट करोगे तो 1 और 8 1/8 के रेशो में ये प्रेज़ेंट होते हैं। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? यानी कि ये वाटर आप अपने टब में से लेके आओ, अपनी बाल्टी में से लेकर आओ, अपने स्विमिंग पूल में से लेकर आओ, अपने झील है अगर आजू-बाजू नाला है, कहाँ भी जहाँ जो भी वाटर का सोर्स है वहाँ से लेकर आओगे, तो ये जो वाटर है उसके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डेफ़िनेट प्रोपोर्शन में प्रेज़ेंट होंगे, डेफ़िनेट रेशियो में प्रेज़ेंट होंगे। अब तुम्हें ये लाइन समझ आएगी। ए गिवन कंपाउंड जैसे H2 हो सकता है, क CO2 हो सकता है, ऑलवेज़ कंटेन एक्ज़ैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कि जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेज़ेंट हैं, उनका प्रोपोर्शन ऑलवेज़ सेम होगा, वो कोई भी सोर्स से आप लेकर आओगे बाय वेट, यानी कि उनके वेट के प्रोपोर्शन जो होगा हमेशा सेम होगा। जैसे मैं ये पानी कहीं से भी लेकर आऊँ, H2 अगर पानी लेकर आ रहा हूँ तो उसके अंदर H2 के मॉलिक्यूल होंगे और वो H2 के मॉलिक्यूल मैं लेकर आया, तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन-कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको जब आप वेट निकालोगे, इसका 2 ग्राम आएगा, इसका 16 ग्राम आएगा। तो ये 2:16 और इसको कट ऑफ करोगे तो 1/8 1/16 1:8 आ जाएगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये पानी नाले का हो, चाहे ये पानी नदी का हो, चाहे पानी ये झील का हो, चाहे ये पानी समुद्र का हो, चाहे ये पानी आप अपने फ़िल्टर में से लेकर आ रहे हो, चाहे ये पानी बाल्टी में से लेके आ रहे हो, चाहे ये पानी आप स्विमिंग पूल से लेकर आ रहे हो। पानी का जो कंसंट्रेशन है डेफ़िनेट प्रोपोर्शन रहेगा। इसलिए इस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ डेफ़िनेट प्रोपोर्शन। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफ़िनेट कंपोज़िशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कंपोज़िशन सेम है। ऐसे CO2 का भी हो सकता है और डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, आई होप तुम्हें समझ आया हो। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज़ प्रपोज्ड बाय डाल्टन। ये डाल्टन बहुत ग्रेट बंदा है, इसने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, अभी थोड़ी देर बाद हम या अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में कवर करेंगे। 1803 के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। सोचो, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं 1800 के दशक में ये केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल क लॉज़ दे रहे हैं। और सोचो कि उस टाइम पे जैसे हम तो थे ही नहीं वैसे, बट सोचो हमारे दादा वगैरह या परदादा वगैरह रहते होंगे उस टाइम पे। तो इंडिया के अंदर भी जो हमारे पुराने क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं हिंदी में, पुराने इंडिया में साइंटिस्ट वेद कह लो या जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने भी एक एटम की थ्योरी दी थी, बट वो कॉपी के अंदर नहीं लिखी गई, इसीलिए वो बुक्स के अंदर हमें नहीं पढ़ाई जाती है। बट अगर कॉपी के अंदर लिखा होता, तो इंडिया का भी नाम उसके अंदर शामिल होना था। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कि मैंने बीच में बता दिया। अच्छा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? डाल्टन ने दिया था 1803 के अंदर, और इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर कोई 2 एलिमेंट हैं और वो कंबाइन करके 2 कंपाउंड बना रहे हैं, क्या? 2 कंपाउंड बना रहे हैं या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। नहीं समझ आया? ये लिख लो हेडिंग डाल के, मैं समझाता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, मैं इसने क्या बोला, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको वो हेडिंग भी दिखती रहेगी, जो लाइन थ्योरी लिखी है वो भी दिखती रहेगी। ये देखो, इफ़ टू एलिमेंट्स में एक हाइड्रोजन में ले लेता हूँ और एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, और ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट का मिक्सचर। तो चलो जी, एक से ज़्यादा बना देते हैं। जैसे एक जगह इन्होंने H2O बना दिया,
और एक जगह H2O2 बना दिया, और ये एग्जिस्ट भी करने चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब दो कंपाउंड बनाएंगे तो जो उनमें से एक जो कंपाउंड होगा वो फिक्स्ड मास के अंदर होगा, यानी कि ये देखो, विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी कि इनमें से एक का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा और वो दोनों का जो मास होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। आई होप समझ आया हो, नहीं समझ आया दोबारा देखेंगे। दो एलिमेंट को अगर आप कंबाइन करते हो और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके अंदर जो एक कंपाउंड होगा, जैसे इसके केस में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है, वो दोनों के केसेस में सेम है, इधर भी दो हाइड्रोजन इधर भी दो हाइड्रोजन। तो इसका अगर मास निकालोगे तो इसका मास क्या होगा, इसका भी मास 2 ग्राम आएगा और इसका भी मास 2 ग्राम आएगा। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, रेशो क्या आएगा, 1:1। तो ये सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। सिंपल होल नंबर रेशो क्या, कि जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, एक रेशो एक में है ना प्रेजेंट। ऐसा तो नहीं है कोई डिफरेंट है, या कोई ऐसा हो गया कि भाई आधा है, ऐसा हाफ तो नहीं है। वो सिंपल होल नंबर रेशो में यही लॉ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, दो एलिमेंट हैं, वो कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इनमें से एक जो कंपाउंड होगा फिक्स्ड होगा और उनके रेशो के जो मासेस के रेशो होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड नेम वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये देखो, हाइड्रोजन वाटर जुड़ के क्या बना रहे हैं, 2 ग्राम 16 ग्राम जुड़ के 18 ग्राम बना रहे हैं, 2 ग्राम 32 ग्राम 34 ग्राम बना रहे हैं। हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मासेस के ऑक्सीजन देखो 16:32 में, वेयर कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मासेस से फिक्स्ड करवाया 2 ग्राम है, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो 1:2। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जैसे देखो मैंने इसका एग्जांपल लिया, ये फिक्स्ड मासेस था तो इसका रेशो सेम है, और इसका भी रेशो आप निकाल दो तो इसका क्या आएगा, ऑक्सीजन का मास होता है, याद कर लेना 16, और इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 32 हो गया। इसका भी मैं रेशो लिखाऊंगा, 16 दूनी 32, 16 एक कम 16 दूनी, यानी कि 1:2 में। ये भी सिंपल होल नंबर रेशो में हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि फिर से बताऊंगा तो क्या कह रहा है, दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अंदर के जो मासेस हैं, उनके जो एलिमेंट के मासेस हैं, उनका जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। यही ये लॉ कहना चाह रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लॉ पे पढ़ते हैं, गे लुजैक्स लॉ। कई बच्चे हंसते हैं, सर ये क्या बता रहे हो भाई, नाम था बंदे का, रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, ठीक है जी। तो इसका गे लुजैक्स नाम था। उस टाइम पे ये ट्रेंड फॉलो, मतलब इतना पॉपुलर गे वर्ड नहीं था, बट अभी है। तो जैसे इसको इसको नहीं बुरा बोलना भाई, इनके पेरेंट्स को बोलना कि क्यों नाम दिया, ठीक है। तो जस्ट जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं कि मेरे कोई बोलने लगे क्यों बोल रहे हैं साइंटिस्ट के बारे में, ईजी, मतलब मजाक कर रहा हूँ। गे लुजैक्स लॉ है, और ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए, क्या है, सिर्फ गैसेस के लिए। तो ये लॉ इधर उधर के नहीं लगाने, मतलब इधर उधर नहीं लगाना, सिर्फ गैसेस के ऊपर लगाना है। ये लॉ क्या कहता है, पहले तो 1808 में दिया गया था, और किसने दिया था, गे लुजैक्स ने ही। बाकी सब भूल जाओ, इसको नहीं भूलोगे तुम, मुझे पता है तुम्हारा ना जो दिमाग है ना बहुत गंदा है, ठीक है। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड, ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई अब ये क्या कह रहा है सर, ये भी नहीं समझ आया। पहले हेडिंग डालिए और ये लॉ जहाँ से जहाँ तक टिक कर रखा है वो लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ ये लॉ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लॉ है सेम बात कर रहा है, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसके जैसा ही सेम लॉ है, बट ये गैसेस के लिए लगता है। यहाँ पे ये कह क्या रहे हैं, यहाँ पे देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। कहता है कि तुम्हें H2O मॉलिक्यूल पता है ना, H2O हाइड्रोजन का अगर वेट, यहाँ पे मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं 100 ml हाइड्रोजन ले आऊँ, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है ना, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन डबल है, तो इसका जो भी चीज़ लोगे डबल में लोगे। तो 100 ml हाइड्रोजन लो और 50 ml ऑक्सीजन लो। मेरी बात समझ आई, 100 ml हाइड्रोजन लेना है, 50 ml ऑक्सीजन लेना है। क्यों, क्योंकि भाई रिएक्शन देखो ना, इसके आगे 2 लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, यानी कि इसको डबल लेना पड़ेगा, इसको उसका आधा लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 ले रहा हूँ तो इसको 50 लेना पड़ेगा, और 100 और 50 को जोड़ोगे यानी कि 100 ml और 50 ml को मिक्स करोगे या रिएक्ट करवाओगे तो 100 ml वाटर बनेगा, ये भी आपको पता है। ये देखो इसके आगे अगर आप ये देखो, इसका डबल लिया, इसका हाफ लिया, इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो हमारा 100 ml वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, वाटर वेपर बनेंगी। मेरी बात समझ आई, 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन लिया, 100 ml वाटर बनेगा। दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर 100 ml एंड 50 ml बेयर्स सिंपल होल नंबर रेशो। ये भी वही सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली बात की, बस गैसेस के लिए लगा दिया इसने। इसने बंदे ने चालाकी की ना भाई, गैसेस के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा भी एक लॉ फेमस हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है गैसेस के लिए, कि उनका जो सिंपल होल नंबर रेशो होगा
वो जो उनका रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि 2:1। हाइड्रोजन क्या 2 आ जाएगा क्योंकि डबल है ना, इसको कट करो ना, 50 है, 50 बन जा, 52 जा, तो ये 2 पे गया, ये 1 पे गया, तो 2:1 आ गया। गेल-लुजैक्स लॉ ये कहता है, बस ये एग्जांपल लिख लेना और उसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है जी। अब ये जो गेल-लुजैक्स लॉ था, जैसे ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, द गेल-लुजैक्स लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो इन 1811। यानी कि ये एवोगैड्रो बंदा है, ये तुम इसको ना पहले तो प्रणाम करो भाई, इसको नमस्कार करो, क्योंकि भैया ये एवोगैड्रो तुम्हारे मोल कंसेप्ट चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का राजा है। और इसी के बारे में दिन हम इसके आगे बातें करने वाले हैं, तो इसको तो पहले आप ध्यान से देख लो कैसा दिखता है, क्योंकि ये आपका एक टॉपिक देगा मोल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। पहले तो इसका लॉ पढ़ लेते हैं, जो गेल-लुजैक्स लॉ ने लॉ दिया था उसको सुधारा। इसने क्या किया, इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज्ड, एवोगैड्रो नाम याद कर लेना, एवोकाडो नहीं कह रहा, एवोगैड्रो कह रहा हूँ, कई बच्चे एवोकाडो कहते हैं। तो एवोगैड्रो प्रपोज्ड दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये बोला है, अब इसको मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर एक पेज लेते हैं और उस पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कहता कि इक्वल नंबर ऑफ, क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं एक गैस हाइड्रोजन ले लेता हूँ और एक गैस नाइट्रोजन ले लेता हूँ। बात समझ आई? दो गैसेस ले लिया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। क्या कर लिया? कांस्टेंट कर लिया। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम, मैंने एक डब्बा लिया जो 1 लीटर का है, क्या है, 1 लीटर का। दूसरा डब्बा लिया, वो भी 1 लीटर का है, ठीक है। और ये दोनों की कैपेसिटी 1 लीटर है। इसके अंदर भी मैंने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस भर दी, इसके अंदर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस भर दी, इसके अंदर 1 लीटर हाइड्रोजन गैस भर दी। यहीं तक है। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको मैंने पूछा कि भाई बता इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो करोड़ों में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर भी बता कितने मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने आपसे ये पूछा, तो आपने कहा भाई मुझे तो ये नहीं पता एग्जैक्ट कि इन दोनों के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बट मुझे ये पता है अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और दो डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर प्रेशर पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर मैं रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 लीटर ले लिया, ये भी 1 लीटर ले लिया, तो इन दोनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो जरूर सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं से पता लगा कि इसके अंदर अ, समझ लो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये असली नहीं समझ लेना। समझ लो 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एग्जांपल के लिए लिया है, मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यही कंडीशन इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर। तो अगर इसके 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मुझे ये लॉ कह रहा है कि इसके अंदर भी 6 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, इमेजिनरी एग्जांपल लिया है। ऐसा नहीं होता कि 1 लीटर में 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसा नहीं समझना आपने। 1 लीटर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। ये लॉ क्या कहता है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोबारा से बताता हूँ, दो डिफरेंट गैसेस लेना है, उनका टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट कर देना है। फिर एक कांस्टेंट वॉल्यूम का डब्बा लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, और उसके अंदर वो दोनों गैसेस भर लिया। या आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर ये वाली गैस ले ली, 1 लीटर ये वाली गैस ले ली। फिर मैंने पूछा कि फिर मैंने बता दिया आपको कि भाई इसके अंदर एक्स मॉलिक्यूल हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है और डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम कंटेन करती है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, एट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है और जो दो गैसेस डिफरेंट गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है, तो उनके अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक्स मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर भी एक्स होगा। मेरी बात समझ आई? हाँ समझ आ गई। यानी कि सेम टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पे दो डिफरेंट गैसेस के अगर मैं वॉल्यूम सेम ले लूँ, इसको भी 1 लीटर ले लूँ, इसको भी 1 लीटर ले लूँ, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने भी प्रेजेंट हो वो दोनों के इक्वल होंगे। अगर इसके अंदर 1 लाख मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो इसके अंदर भी 1 लाख नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। यही एवोगैड्रो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने इस लॉ में आपको क्या बोला कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मैंने एटम्स नहीं बोला है। तो कई बच्चे एटम्स को भी इक्वल करने लग जाते हैं। बिल्कुल जी, एटम्स का नंबर इक्वल नहीं होगा, याद रखना। क्या इक्वल होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टू डिफरेंट गैसेस का सेम वॉल्यूम ले लूँ तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं।
और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब एवोगैड्रो ने उस ज़माने में ये बात कही थी, तो उस टाइम पे उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, जो इसने ये बात कही। बट आफ्टर 50 इयर्स, मतलब 50 साल के बाद 1860 के अंदर, 1860 के अंदर कुछ काउंसिल ने देखा, केमिस्ट्री काउंसिल ने देखा कि भाई ये बात तो सही कर रहा है। फिर इनको मतलब रिस्पेक्ट दिया गया। पहले पता ही है, तुम्हारा काम अगर लोग देखते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई काम का नहीं है, पर तुम बढ़िया काम कर दो और बढ़िया बात बोल रखी है, तो फिर बाद में उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाद में इनके साथ भी 50 साल बाद ऐसा हुआ। ठीक है जी। 1800 किसके अंदर 60 के अंदर इनको रिस्पेक्ट दी गई कि भाई हाँ वैगेद्रो ने बढ़िया काम किया है। पर ये जिंदा कब तक थे? 1856 तक, यानी कि भाई मरने के बाद ही लोग रिस्पेक्ट देते हैं, पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, वो अलग बात है। वैगेद्रो लॉ आपको समझ आ गया। दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ ये 5 लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मासेस सेम होते हैं और मैटर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ना क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाऊं, H2O बन रहा है, और वो H2O आप झील में से लाओ, झरने में से लाओ, समुद्र में से लाओ, पानी आप रिवर में से लाओ, स्विमिंग पूल में से लाओ, अपने बेसिन में से लेकर आओ, आप कहीं से गटर से लेकर आओ, H2O हमेशा 2 हाइड्रोजन रखेगा और एक ऑक्सीजन एटम अपने पास रखता है, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ और वो 2 कंपाउंड बना रहे हैं या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके अंदर के जो मासेस हैं उनका रेशो हो सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल से समझाया मैंने। फिर गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं, तो वो जब व्हेन द गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases at same temperature and pressure। यानी कि गे लुजैक्स लॉ ने क्या बोला कि भाई वही सेम एवोगैड्रो वाली बात करी, या एवोगैड्रो ने गे लुजैक्स लॉ को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके बताया गया है। एवोगैड्रो ने क्या बोला कि भाई इक्वल वॉल्यूम की अगर इक्वल वॉल्यूम 2 डिफरेंट गैसेस को आप सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखोगे, तो उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि एटम सेम होते हैं। एटम हमेशा याद रखना डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, पर मॉलिक्यूल हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है जी। ये थे हमारे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगले लेक्चर में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर अभी तक आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है तो इट्स ओके, आप इसको रिवाइज कर लेना। बट अगले जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो तबाही टॉपिक्स हैं, और वो टॉपिक्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन होगा। अब उधर से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे, उधर से न्यूमेरिकल्स आने शुरू होंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक को मैं ईज़ी करके समझाने वाला हूँ। तो आई होप अगली वीडियो में आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से समझोगे, और अच्छे से मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाऊँ। इन साइंटिस्ट की शक्लें आपने देख ली, इन्होंने इनका काम देख लिया आपने, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अभी तक 1 से 20 तक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपने नहीं याद किया है, तो मेरी वीडियो जाके जल्दी से देखिए, चैनल पे पड़ी है। जेठालाल की इसमें फ़ोटो लगा रखी है। चैप्टर 1 पूरा जेठालाल पे डेडिकेटेड है, क्योंकि जेठालाल के एग्जांपल्स देके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझाऊँ। ठीक है जी? तो जाके 1 से 20 तक लर्न करिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वीडियो पड़ी हुई है, ट्रिक के साथ याद करवाया है मैंने। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।